109 सीटें जो थी वो उनका गढ़ नहीं था। 109 सीटें जो आई थी वो डबल इंजन का विकास, गुजरात का मॉडल, नरेंद्र मोदी का चेहरा, देश की सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, परिवारवाद से मुक्ति, गुंडाइज्म से मुक्ति, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, किसानों का भुगतान होगा। यदि लिस्ट गिनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये तमाम चीजें देखने के बाद लोगों को लगा कि एक बार बीजेपी को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी को देखा जाए कि वो क्या करती है। और जितना बोला उसमें से 20% भी बीजेपी करती तो आज इतनी बुरी स्थिति नहीं होती कि आपको एक जिले पे दो जिले पे एक केंद्रीय मंत्री रखना पड़े, आपको पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम योजनाएं करनी पड़े, तमाम बाकी राज्यों से लोग बुलाने पड़े, लाखों की तादाद में आपको लोगों को झोंकना होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव जीतना है। प्रधानमंत्री की लगातार रैलीज हो रही है उत्तर प्रदेश में। कितनी बार प्रधानमंत्री आए और कितनी बार आएंगे अभी पता नहीं। लगातार प्रधानमंत्री कभी प्लेन से रोड पे उतरते, कभी हर चीज में बात करते, और मुख्यमंत्री को जब रोड से पीछे दौड़ाया तो उनको फिर फोटोशूट करना पड़ा लेपापोती के लिए कि भैया नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, हम इनके साथ है और ये बिल्कुल पूरी इज्जत के साथ मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। ये जो बार बार नरेशन, करोड़ों रुपए की विज्ञापन छापने पड़ रहे हैं, ये बात ही इसलिए हो रही है कि जो बातें कही थी वो यथार्थ के धरातल पे नहीं उतरी, इसलिए लोग नाराज है। तो फिर लोगों को लगता है कि अखिलेश के राज में बुरा क्या था, अखिलेश ने भी तो अच्छा काम किया था, लेकिन उससे भी अच्छा काम कोई करेगा, इसलिए अब बीजेपी को सत्ता में लाया था। कहीं योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने नहीं था। ये मठाधीश आके यहाँ मठ स्थापित करेंगे लखनऊ में, ये भी किसी को पता नहीं था। सबको लग रहा था कि कोई अच्छा एक प्रोफेशनल आदमी लाएगा, जैसा मोदी जी हमेशा अच्छे लोगों को लाते हैं, या जो अध्यक्ष थे आर्य साहब शायद उनको प्रमोशन मिल जाएगा। पिछड़ों को भी लग रहा था कि चलो हमारे में से कोई बनेगा। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में राज चला है, दलितों का उत्पीड़न हुआ है, किसानों के ऊपर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। अभी मैं बता रहा था कि जो नीति आयोग के जो आंकड़े सामने आए कि एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सर्वे अभी पहली बार उन्होंने किया, 12 पॉइंट्स के ऊपर सर्वे किया, और उसमें जो बाहर आए रिजल्ट वो शॉकिंग है। बिहार सबसे गरीब, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। 40% उत्तर प्रदेश की जनता गरीब है, ये नीति आयोग कहता है, सरकार के आंकड़े। उसके बाद जो 12 अलग अलग पैमाने थे, जिस पैमानों में बिजली का उपलब्धि, बच्चों का स्कूल जाना, स्कूल की उपलब्धि, बच्चा कितना समय तक स्कूल लगते हैं उसकी, उसका एक बैरोमीटर था। प्रसव के पहले महिलाओं को कितना पोषित आहार दिया जाता है और कुपोषण के कितने मामले हैं, ये तमाम हर पैरामीटर में पहले 5 में यूपी है और ज्यादातर में पहले 3 में यूपी है। यदि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की स्थिति ये हो गई है, इतने करोड़ों लोगों के घर में आज भी अनाज जा रहा है, और कोविड ऐसा ही है क्या? कोविड बाकी जगह नहीं था, बाकी जगह औद्योगिक, बाकी महाराष्ट्र में कोविड ने सबसे ज्यादा मारा, यदि आंकड़े, सरकारी आंकड़े माने तो। उत्तर प्रदेश में तो कोविड था ही नहीं, मुख्यमंत्री की बात माने तो। कोविड पे तो विजय हासिल कर ली उन्होंने। गंगा में लाशें जो तैरी थी वो तो एक यहाँ का ये पद्धति है, वो लोग गंगा में समर्पित करते हैं, ऐसा उनका कहना था। बिहार से कुछ लाशें आई, कई बार गंगा उल्टी भी लाशें ले आती है, गंगा माँ है वो, जो करे कम है, ऐसा भी हुआ है। तो आज सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन मुंबई से क्यों होता है? यदि मुंबई से ज्यादा टैक्स कलेक्शन है, इसका मतलब वहां बिजनेस चल रहा है, वहां मार्केट चल रहा है, वहां सारी इकोनॉमी लाइन पे आ रही है। और आप जीडीपी के, टोटल देश की जीडीपी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपका खुद का जीडीपी कहाँ है, ये देखिए आप। तो इससे लोग नाराज है। इसलिए यदि ममता जी अभी घूम के आई है, तो ममता जी जिस एरिया में घूम के आई है वहां नाराजगी भयानक है। लेकिन ये बेरर चेक है। ये चेक जिसके भी हाथ में मिलेगा वो सिर्फ चेक लेके भाग नहीं सकता, चेक लेके बता नहीं सकता, फ्रेम करके चेक नहीं रख सकते आप। उस चेक में बैंक में जमा करना होता है, तब आपके अकाउंट में पैसा आता है। इन लोगों की नाराजगी क्या अखिलेश कर पाए? अखिलेश ने आगाज तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? आगाज पे अंजाम तय नहीं होता, वो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। वो निरंतरता नहीं दिखती। एक रोड शो किया, उसके बाद गायब। कई जगह, कई उत्तर प्रदेश के ऐसे मसले हैं जिसपे हम स्टोरीज करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। कई चैनल्स पे से फोन आते हैं, उनको हम फोनो देते हैं। उस इश्यू पे यदि मैं गुजरात और महाराष्ट्र के टीवी चैनल पे
जो एक परिवार में जो हत्या हुई दलित की, उस पे यदि मैं बाहर के चैनल पे मैं फोनो दे सकता हूं, मुझे लोग पूछते हैं, तो क्या अखिलेश यादव पे उसको इमीडिएटली रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी? समय क्यों लगता है रिएक्ट करने में? इसका मतलब आपके पास जो आभा मंडल है, जो आपका थिंक टैंक है, वो बहुत बुरा है। और जो वो उन्होंने कहा कि जवानी कुर्बान गैंग, तो ये जो जवानी कुर्बान गैंग है, ये जवानी कुर्बान अखिलेश की करेगी, खुद की जवानी कुर्बान नहीं करेगी। वो तो परजीवी है, वो तो पैरासाइट है। वो तो आज अखिलेश की जगह कोई और आएगा तो उसके ऊपर जी लेंगे वो। उनको कोई भी मुख्यमंत्री बने, भैया आप बहुत बढ़िया हो, यही बोलना होता है, और आपसे बढ़िया बड़ा नेता ने यही बोलना होता है। तो ऐसे चाटुकारों से मुक्ति लेनी होगी। मैंने पहले भी कहा था, वपू काळे नाम के बहुत फेमस कथाकार हुए हैं महाराष्ट्र में, कथा लिखने वाले। कथाकार मतलब ये नहीं ऐसे प्रवचन देने वाले नहीं, वो कथाएं लिखते थे, लिटरेरी फिगर था। उनके एक स्टोरी में एक बेहतरीन एक सवाल जवाब है। पत्नी एयरपोर्ट पे जाती है तो पति कहते हैं कि मैं बोले टैक्सी लेके जाओगी? बोले हाँ। बोले कैसी टैक्सी? वो बोलते हैं जिसके टायर जवान हो और ड्राइवर बूढ़ा हो। ये जो है, ये राजनीति में भी उतना ही लागू होता है। आपके पास फौज बहुत जवान चाहिए, यंग लोग चाहिए घूमने के लिए, लेकिन आपका ड्राइवर जो है, जो आपको गाइड करेगा, जो आपका थिंक टैंक है, वो थोड़ा बुजुर्ग और मैच्योर चाहिए। ड्राइवर वो होते हैं कि जो मालिक को बोलते हैं कि आपने 3 चाय पी ली है, चौथी चाय मत पीजिए, आपको एसिडिटी है, अभी अपन पहुंच ही रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। और यंग ड्राइवर होता है तो वो ही पूछता है चाय पियोगे और एक बार, क्योंकि उसको मालिक को खुश करना है। ये फर्क है। तो अखिलेश के पास अभी जो जवानी कुर्बान गैंग जो है, नाम दिया है ममता जी ने, ये जो गैंग है, ये बिल्कुल टायर उन्होंने ड्राइवर की सीट पे बिठाया है, और ड्राइवर जो है टायर बूढ़े हो गए। बूढ़े ड्राइवर के दम पे आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो अखिलेश को अभी सभी ने, हमने भी कहा कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। शायद उनको लगा कि अब बस हम चुनावी जीत गए। और अभी तो मैंने सुना डॉक्टर साहब से कि मंत्रालय भी बट रहे हैं और मंत्रालय भी बन रहे हैं, बस सेक्रेटरी भी बनना बाकी है। ऐसा ही कुछ आपने जब बोला तो मुझे एक याद आया, मैं वहां नहीं बोल पाया। जब अडवाणी जी चुनाव हारे और मनमोहन सिंह जिस साल पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके पहले भी जब बीजेपी पूरी तरह से परेशान थी और अडवाणी जी को बताने का प्रयास कर रही थी कि हम कम पड़ रहे कहीं ना कहीं, लेकिन उनके पास भी यही थी कुर्बानी गैंग, जवानी कुर्बानी गैंग। उन्होंने वो ये हालत कर दी थी कि अडवाणी जी के घर में कौन सा सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, होम किसको मिलेगा, ये अधिकारियों की लिस्ट बनती थी। अब पता पड़ा कि वो अधिकारी वो अच्छा नहीं है, उसको उधर डालो, वो महिला बाल विकास में डालो। अभी कुछ हुआ भी नहीं था। और हश्र ये हुआ कि उसके बाद जब नतीजे आ गए तो शेखावत जी को जाके मौन तोड़ना पड़ा। अडवाणी जी सदमे में आ गए, बात ही नहीं कर रहे थे किसी से। फिर शेखावत जी को किसी ने बोला कि आप जाइए, तब जाके शेखावत जी ने उनको समझाया तो हार जीत चलती रहती है, आप इतना सदमा मत लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति कल हो जाए इनकी, अखिलेश जी के तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कांटे की लड़ाई है। और जैसा ममता जी ने कहा, तरकश में तीर है और तीर इतने कुछ कुछ जहरीले भी है, पानी नहीं मांगते। तो यदि दलित का नोट, यदि उसको समझ में आ गया कि दलित मुझसे नाराज है, तो ये व्यवस्था करेंगे कि दलित अखिलेश के पास नहीं जाए, कहीं और चला जाए। यदि मत बंटता है तो फिर उसके बाद फिर एक बार आने वाले 5 साल में गोरखपुर राज करेगा, और उसमें कोई बुरा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता ने नाराजगी दिखाई, आप कैश नहीं कर पाए। सीधा सीधा सवाल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।